जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं डॉक्टर सुमित आपको स्वागत करता हूँ और हमारा जो सफ़र है वो द्विवेदी युग पे पहुँच चुका है। द्विवेदी युग के संदर्भ में हमारी आपकी जो बात हुई थी, वो उनकी भूमिका को संदर्भ में बात हुई थी और भूमिका हो चुकी थी। तो आज द्विवेदी युग के प्रथम कवि के बारे में हम बात करते हैं, जिन्हें हिंदी का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहा जाता है, जिन्हें खड़ी बोली का प्रथम समर्थ कवि कहा जाता है, जिन्होंने अपने जीवन में साहित्य लेखन की शुरुआत अनुदित रचनाओं से की, जबकि मौलिक रचनाओं की शुरुआत 1904 से की, जबकि अनुदित का 1886 से किया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं प्रथम स्वच्छंदतावादी व प्रथम खड़ी बोली समर्थ कवि श्रीधर पाठक के। आज इन्हीं के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक के संदर्भ में हम लोग अब पढ़ने चलते हैं और देखते हैं श्रीधर पाठक का जन्म 1859 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? इनका जन्म सन 1859 ईस्वी में जूंधरी जूंधरी गांव, ये कहाँ पड़ता है? आगरा। आगरा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और ये यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी? जी हाँ, इनकी मृत्यु हो गई थी 1928 ईस्वी में। इनकी मृत्यु सन 1928 ईस्वी में आगरा में ही हुई। आगरा में ही हुई। मित्रों, श्रीधर पाठक हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान रखते हैं। हिंदी के अतिरिक्त किसका? अंग्रेजी का और संस्कृत का अच्छा ज्ञान इन्होंने अपने पास रखा था। चलिए, ये भी सही है। श्रीधर पाठक ब्रजभाषा ब्रजभाषा और खड़ी बोली ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में अच्छी कविताएं की हैं। किसकी? ब्रजभाषा और खड़ी बोली में, दोनों में इन्होंने बेहतरीन रचनाएं की हैं। इन्हें तो खड़ी बोली का प्रथम समर्थ खड़ी बोली का प्रथम समर्थ कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें तो खड़ी बोली का प्रथम समर्थ, आप इसको ऐसे कर लें, प्रथम समर्थ कवि भी कहा जाता है। इसके साथ साथ देखें, श्रीधर पाठक को प्रथम स्वच्छंदता वादी कवि कहा गया है। यानी श्रीधर पाठक को प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि भी कहा गया है। और देखें, श्रीधर पाठक काव्य का प्रारंभ ब्रजभाषा से करते हैं तथा इसी में, मतलब ब्रजभाषा में, इसी में पहली मौलिक पहला, या कह लीजिए इसी में पहला मौलिक काव्य काश्मीर सुषमा काश्मीर सुषमा कब लिखा था भाई? 1904 ईस्वी में किया, या में लिखा, किया छोड़। ये इनका पहला मौलिक ग्रंथ था। यानी इन्होंने मौलिक ग्रंथ कब लिखा? 1904 में, जबकि इसके पहले ही इन्होंने अनुदित रचनाएं लिखने की बात कर ली थी। जरा यहां पर हम देख लेते हैं। परंतु यहां ऐसे लिखें, परंतु पाठक जी अनुदित रचनाएं
पहले से ही किया करते थे। अब देखिएगा, ये तो हो गया कि ये पहले से ही अनुदित रचनाएं किया करते थे। इनका पहला अनुदित काव्य संग्रह एकांतवासी योगी है। एकांतवासी योगी है, जो कि कब लिखा गया मित्रों? जो कि 1886 ईस्वी में इन्होंने लिख दिया था। तो 1886 ईस्वी में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। यानी आप कह सकते हैं ये जो मौलिक रचना की शुरुआत तो 1904 से होती, कहां से? कासिम सुषमा से। लेकिन वास्तविक इनकी शुरुआत लेखन की कहां से होती है? इन्होंने लिखना शुरू किया कहां से? एकांतवासी योगी से, अनुदित रचना से इन्होंने किया था। जिससे जैसे अगर देखा जाए तो अनुदित रचना विद्या सुंदर से शुरुआत किसने किया था? जी हाँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी शुरुआत किया था अनुदित रचना से, विद्या सुंदर 1868 से। तो सारे कवि जो है अपने जीवन की शुरुआत में अनुदित रचनाओं का सहारा लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो श्रीधर पाठक एक और, या पाठक जी एक और भारतोत्थान, ये रचना का नाम है भारतोत्थान व भारत प्रशंसा, कैसा? भारत प्रशंसा नामक, पाठक जी एक और भारतोत्थान व भारत प्रशंसा नामक रचनाओं में राष्ट्रभक्ति व देशभक्ति के बीज अंकुरित किए हैं। मतलब ये इनकी एक खासियत थी कि इन्होंने अपने भारतोत्थान और भारत प्रशंसा में राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति को बड़े ही संजीदा ढंग से, बड़े ही आप कह लीजिए तार्किक ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य किया है। अच्छा, ये एक बात। दूसरी बात, तथा दूसरी तरफ जार्ज बंदना नामक रचना में राजभक्ति, राज मतलब जो शासन कर रहा था उस समय, जार्ज बंदना, पंचम जार्ज की इन्होंने खूब प्रशंसा की थी, है ना। तो दूसरी तरफ जार्ज बंदना नामक रचना में राजभक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जार्ज बंदना नामक रचना में, अब देखिए भारतोत्थान और भारत प्रशंसा में देशभक्ति थी, और वहीं जार्ज बंदना में इन्होंने क्या किया? राजभक्ति कर दी। यानी ये तय था कि ये व्यक्ति वैचारिक रूप से बड़ा सशक्त था, इनको फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या सोचते हैं। इन्होंने अपने मन की उमंग को, इसीलिए इनको प्रथम स्वच्छंदतावादी कब कहा गया, कभी नहीं डरे कि कोई क्या कहेगा। इन्होंने अपने मन से जो आया, मन में जो आया उसी को रचना, अपनी कलम की रचना के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया। बात समझिएगा। ये तो यहां हो गए। अब कुछ चीजें हम यहां देख लेते हैं। यहां से अगर हम पाठक जी की अनुदित रचनाओं की तरफ देखें तो आपको पता है कि इन्होंने सन 1886 ईस्वी में, गोल्ड स्मिथ, किसने? गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र, हर्मिट का खड़ी बोली में एकांतवासी योगी शीर्षक से अनुवाद किया। किस शीर्षक से अनुवाद किया? निसंदेह आप जानते हैं कि एकांतवासी से। किस बोली में किया? तो ब्रज भाषा में नहीं बल्कि खड़ी बोली में किया। किस रचना का किया? हर्मिट का किया। किसकी रचना थी? गोल्ड स्मिथ की थी। ये किसके लेखक थे? आप समझ गए। ठीक है, तो ये इनकी पहली अनुदित रचना हो गई। मुझे आशा है कि आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। फिर इन्होंने छोड़ा नहीं गोल्ड, अच्छा इनको बहुत पसंद भी थे ना गोल्ड स्मिथ की ही रचना डेजर्टेड विलेज का अनुवाद, अब इसमें देखिए ब्रज भाषा अपना लिया। अनुवाद ब्रज भाषा में सन 1889 ईस्वी में किया।
ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो दूसरी रचना अनुवादित की वो किसमें की? ब्रजभाषा में। जबकि पहली अनुवादित किसमें किया था? खड़ी बोली में। रचना किसकी थी? गोल्डस्मिथ की ही थी। हर्मिट को खड़ी बोली में डिजर्टेड, यानी डिजर्टेड मतलब उजड़ा होता है, विलेज माने गांव, उजड़ा हुआ गांव की रचना, डिजर्टेड विलेज का अनुवाद ब्रजभाषा में सन 1889 ईस्वी में, हम तो रचना लिखे ही नहीं, 89 ईस्वी में उजड़ ग्राम शीर्षक से किया। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया किस शीर्षक से किया? शीर्षक से किया। अब कंफर्म हुआ ना कि किस रचना को और किस नाम से? डिजर्टेड विलेज को उजड़ ग्राम, गोल्डस्मिथ की ही थी, हर्मिट को एकांतवासी 86 में, खड़ी बोली में, ये ब्रजभाषा में। इन्होंने गोल्डस्मिथ की तीसरी रचना का भी अनुवाद किया था, देखिएगा, गोल्ड स्मिथ की तीसरी रचना द ट्रेवलर, केवल आप ट्रेवलर लिखेंगे, ट्रेवलर आप लिख सकते हैं, द ट्रेवलर, कोई समस्या नहीं। गोल्ड स्मिथ की रचना, तीसरी रचना ट्रेवलर यानी द ट्रेवलर का, अब इसको इन्होंने फिर किसमें किया? खड़ी बोली में कर दिया। द ट्रेवलर का खड़ी बोली में सन 1902 ईस्वी में श्रांत पथिक शीर्षक से अनुवाद किया। अभी तक इनकी खड़ी बोली की मौलिक रचना या इनके जीवन की मौलिक रचना नहीं आई है, क्योंकि 1902 तक ये अनुवाद ही कर रहे थे, क्योंकि हमने बताया खड़ी बोली की शुरुआत इनकी कब हुई? 1904 से, काश्मीर सुषमा के द्वारा। अच्छा, ये तो हो गया इनकी अनुदित। एक और अनुदित मिलती है मित्रों, अनुवाद इन्होंने खूब किया था। तो ये तीनों तो आप गोल्ड स्मिथ को देख रहे हैं। अब यहां से थोड़ा सा देखा जाए तो ये थोड़ा सा पैटर्न बदलते हैं। इन्होंने प्राच्यविद ग्रे, इनका नाम ही था, प्राच्यविद ग्रे की रचना सेफर्ड एंड फिलासफर सेफर्ड एंड फिलासफर का अनुवाद गणिरीय और दार्शनिक शीर्षक से किया। ये तो हो गए पाश्चात्य विद्वान जिनकी रचनाओं का इन्होंने अनुवाद किया था। ऐसा नहीं कि केवल पाश्चात्य का किया था, इन्होंने इसके अतिरिक्त संस्कृत के कालिदास की ऋतु संहार का भी अनुवाद ब्रजभाषा में किया था। इसको लिख लीजिएगा, इन्होंने संस्कृत आचार्य कालिदास की रचना ऋतु संहार का अनुवाद ब्रजभाषा में किया था। ये रहा, ठीक है। ये तो हो गई कुछ इनकी अनुदित रचनाएं जो इन्होंने किया था, और उसकी विशेषताएं हमने थोड़ा थोड़ा जान लिया। अब जरा सा बढ़ते हैं और आगे। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। श्रीधर पाठक की प्रथम कविता गुणवंत हेमंत है। कौन सी है? गुणवंत हेमंत है। यह श्रीधर की या श्रीधर पाठक की प्रथम कविता होगी। ये ध्यान देना कि भाई प्रथम कविता इनकी कौन सी थी? जी हाँ, गुणवंत हेमंत थी। चलिए, ये तो बात समझ में आ गया कि गुणवंत हेमंत इनकी प्रथम कविता थी। पाठक जी की प्रथम खड़ी बोली, पाठक जी की प्रथम खड़ी बोली में लिखी गई रचना, पाठक जी की प्रथम खड़ी बोली में लिखी गई रचना कौन सी भाई? एकांत वासी योगी है। ये देखिए, दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से संबंधित है। खड़ी बोली की प्रथम रचना अगर पूछे तब भी एकांतवासी। पाठक जी की प्रथम अनुदित रचना एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी है। ये दूसरी बात हो गई। देखिएगा, वही तीसरी बात भी इसी समझ में आ जाएगा
क्या पाठक जी की जीवन की प्रथम रचना एकांतवासी योगी है, जो कि कब लिखी गई? 1886 ईस्वी में। तो जीवन की पहली पहली अनुदित और खड़ी बोली में लिखी गई पहली रचना। हाँ, कविता पहली कौन अगर पूछा जाए तो ये नहीं थी, बल्कि गुणवंत हेमंत थी। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए कुछ और बातें हम निकाल के लेके आते हैं। जबकि पाठक जी की मौलिक पुस्तक, यानी जो इन्होंने अपने मन से लिखा था, मूल रूप से लिखा था, जबकि पाठक जी की मौलिक पुस्तक या मौलिक प्रथम पुस्तक आप लिख लें, प्रथम पुस्तक कौन थी? जी हां, कश्मीर सुषमा। कब? 1940 में है। इसको भी जानते रहिएगा। देखिएगा इनकी अन्य रचनाओं में इनकी अन्य रचनाओं में वनाष्टक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इन्होंने लिखा था देहरादून, जो कि इन्होंने लिखा था 1915 ईस्वी में, ठीक है। एक है और भारत गीत, जो कि इन्होंने लिखा था 1928 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जगत सच्चाई, या कहीं कहीं सच्चाई रहने दीजिए, सच्चाई लिखने के लिए सच्चाई सार, जगत सच्चाई सार, भारत गीत, वनाष्टक, देहरादून, स्वर्गीय वीणा। इनकी महत्वपूर्ण रचना है धन विजय। इनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना है संध्याटन। अन्य रचनाओं में से एक है मनोविनोद। ये भी महत्वपूर्ण रचनाएं रही हैं इनकी। अब देखिएगा श्रीधर पाठक जी एकांतवासी योगी। श्रीधर पाठक जी एकांतवासी योगी की रचना लावनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट मित्र, लावनी या ख्याल शैली में की है, ठीक है। किसमें की है? एकांतवासी योगी की जो रचना है, या तो लावनी या उसी को क्या कहते हैं, ख्याल नामक रचना में की है। जबकि इन्होंने श्रांत पथिक की रचना रोला छंद में किया है। मुझे आशा है कि आपको बेहतर समझ में आ गया होगा। इतनी सारी चीजें श्रीधर पाठक के बारे में आपको जानना जरूरी था और समझना जरूरी था, क्योंकि इस व्यक्ति ने जितने भी साहित्य लिखे हैं उनका अपना बेहतरीन कारण है, और यही कारण है कि इनके इस रूप को देखकर तत्कालीन समय के समस्त साहित्यकारों ने इनको हिंदी का प्रथम स्वच्छंदतावादी कब कह दिया। स्वच्छंदतावादी का मतलब क्या होता है? ऐसा कवि जो पुरानी चली आ रही परिपाटियों से हटकर मन की वास्तविक उमंगों को अपनी काव्य लेखनी का आधार बनाए, उसी कवि को स्वच्छंदतावादी कहते हैं। तो ये सारी परिपाटियों से हटकर खुलकर लिखने की कोशिश की और खड़ी बोली में लिखने की कोशिश की। पहली ही रचना इन्होंने एकांतवासी को लिखा, जो कि खड़ी बोली में लिखा, ठीक है। चलिए अब इनकी बच रही है पंक्तियां, तो देख लेते हैं। पंक्तियां जबरदस्त है मित्र। पंक्ति है इनकी क्या? निज भाषा बोलहूं लिखहूं, पढ़हूं गुनहूं सब लोग, करहूं सकल विषयन विषय निज भाषा उपजोग। निज भाषा बोलहूं लिखहूं पढ़हूं गुनहूं सब लोग, करहूं सकल विषय निज भाषा उपजोग। दूसरी पंक्ति इन्होंने बड़ी जबरदस्त लिखा, क्या? वंदनीय वह देश जहां के देसी निज अभिमानी हो। राष्ट्रीयता देखिएगा, वंदनीय वह देश जहां के
देसी निज अभिमानी हूँ, बंधवता बंधवता के बंधवता में बंधवता में बंधे बधे परस्पर, बंधवता में बधे परस्पर, परता के अज्ञानी हो, परता के अज्ञानी हो, वह वंदनीय वंदनीय वह देश जहाँ के। अगला व्यंगात्मक देखिएगा, जगत है सच्चा, जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, जगत है सच्चा, तनिक न कच्चा, समझो बच्चा, समझो बच्चा, इसका भेद, इसका भेद। और क्या कहते हैं अलग से, प्रकृति प्रकृति यहाँ एकांत बैठी, प्रकृति देखिएगा, प्रकृति यहाँ एकांत बैठी, निज रूप संवारती, निज रूप संवारती, पल 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 पलटती, पल पल पलटती, भेष क्षणिक क्षणिक, छवि छवि छिन 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 धारती। क्या, प्रकृति यहाँ एकांत बैठी, निज रूप समारती, पल पल पलटती, भेष क्षणिक, छवि छिन छिन धारती। अब देखिए क्या उकसा रहे हैं कवि, कैसे उकसा रहा है तत्कालीन समाज के मनुष्यों को, युवाओं को। क्या कह रहा है, लिखो लिखो न करो लेख निबंध, लेख निबंध, लिखो न करो लेख निबंध, श्रीधर सम सब कवि स्वच्छंद, श्रीधर सम कवि स्वच्छंद, लिखो न करो लेखनी बंद। हो गया। अगली पंक्ति देखिएगा, नाना कृपाण निज पानी लिए वपु नीलवसन परिधान किए, गंभीर घोर अभिमान हिए, छकी परिजात मधुपान किए। ये पंक्ति पर देखिएगा, एक और पंक्ति, विजन वन प्रांत था, यहां इसको मिटा के लिख देते हैं। देखें पंक्ति क्या लिखे हैं, विजन वन प्रांत था, विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। बराबर। कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला सुमंजू बीड़ा बजा रही है, बीड़ा बजा रही है, सुरों के संगीत की सी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है। ये कहां से लिया है, स्वर्गीय बीड़ा से। इस भारत में वन पावन तू ही तपस्विनियों का तपया आश्रम था, जग तब की खोज में लग्न जहां ऋषियों ने अभग्न किया श्रम था,
इसको भी लिख लीजिएगा। इससे ज्यादा कुछ पंक्ति इनकी प्राप्त नहीं होती। हमें आशा है कि इनकी पंक्तियों, इनकी विशेषताओं, इनकी श्रेष्ठताओं से आप बिल्कुल परिचित हो चुके होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि 40 मिनट से आसपास की वीडियो हो चुकी है, तो लंबा होने पे आप सबको, लेकिन एक एक कवि को जिस तरह से आप पढ़ रहे हैं वो बहुत ही सार्थक और बहुत ही मजबूत आपको बनाएगा। बस कोशिश करिएगा कि सारी चीजों को आप पढ़ के जाइए। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं, आप भी कर लीजिएगा। आप सबका दिन शुभ, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।